हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब क्लास। आपका मेरे यूट्यूब क्लास में स्वागत है। आज हम एक नया कॉन्सेप्ट शुरू करने जा रहे हैं, नई क्लासेस शुरू करने जा रहे हैं, जिसके तहत हम पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट के बारे में अध्ययन करेंगे और राजनीति विज्ञान में क्या पढ़ेंगे, कुछ राजनीतिक अवधारणाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। आपको पूरा डिटेल में क्या मिलेगा, मेरे वीडियोस मिलेंगे स्वतंत्रता पे, समानता पे, न्याय पे, नागरिकता पे, जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, चाहे जितने भी वाद हैं आपके, उदारवाद, समाजवाद, नारीवाद, पारिस्थितिकीवाद, उन सब पे। तो आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप आगे और पा सकें। चलिए, बात होगी हमारी किसकी, प्रमुख राजनीतिक अवधारणाओं की, मेन पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट्स। जैसे अगर अपन बात करें तो एक पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट कौन से की बात करेंगे अपन, एक बात करेंगे अपन यहाँ पे स्वतंत्रता के बारे में। इसके अलावा अपन बात करेंगे यहाँ पे समानता के कॉन्सेप्ट पे, यानी समानता क्या है, स्वतंत्रता क्या है। इसके अलावा बात होगी किसकी, न्याय की, यानी जस्टिस के बारे में बात करेंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे किसके बारे में, नागरिकता के बारे में। और नागरिकता के अलावा अधिकारों के बारे में बात होगी, अधिकार, डेमोक्रेसी के बारे में बात होगी, यानी लोकतंत्र, व और किसकी बात होगी यहाँ पर, शक्ति की बात होगी। देखिए, ये कुछ प्रमुख क्या होती है, राजनीतिक क्या होती है, अवधारणाएं होती है, कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं। इस कॉन्सेप्ट्स का आपके सामने क्लियर होना जरूरी। सबसे पहले किसकी बात होगी हमारे सामने, स्वतंत्रता की बात होगी। वी विल टॉक अबाउट लिबर्टी, देन वी विल टॉक अबाउट इक्वालिटी, देन जस्टिस, देन सिटीजनशिप, then we will talk about rights, democracy and the power. These are our concepts and we are going to discuss all the concept one by one. एक एक करके हम क्या करेंगे, इनका अध्ययन करते हैं। सबसे पहला जो हमारा कॉन्सेप्ट हमारे सामने है, जो आपको दिख रहा है, वो है आपका स्वतंत्रता, यानी अंग्रेजी में आप इसको कह सकते हैं, यू कैन कॉल इट लिबर्टी। व्हाट इज इट, लिबर्टी, यानी लिबरल हो जाना, आजाद हो जाना, फ्री हो जाना, क्या है, स्वतंत्रता है। एक आपने सुन रखा है कि इंडिया कब स्वतंत्र हुआ, इसका मतलब होता है 1947 में। एक उस अर्थ में स्वतंत्रता ले सकते हैं, यानी उस दिन, इसका मतलब हुआ उस दिन हम बाहरी दबाव से क्या हो गए, उबर गए। बाहरी दबाव कौन था हमारे ऊपर, ब्रिटिश गवर्नमेंट का दबाव था, वो हमारे सारे मामले संभालते थे, चाहे रक्षा हो, कोई भी मामले हो। इसका नाम उस दिन क्या हुई, स्वतंत्रता। इस तरह से आप क्या कर सकते, चीज को समझ सकते हो। स्वतंत्रता का अगर नॉर्मल मतलब निकालें तो इसका अर्थ होता है बाहरी दबाव की कमी, यानी किसी भी व्यक्ति पर कम से कम बाहरी दबाव होना या नहीं होना, क्या कहलाता है, आपका स्वतंत्रता कहलाता है। ऐसे ये तो एक पहलू हुआ, स्वतंत्रता के अनेक पहलू हैं। इस परिभाषा में अपन स्वतंत्रता को कहने के बाद नहीं सकते। अब यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट की जब बात करेंगे तो हमारे सामने अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत आएंगे, उन सारे मतों के बारे में हमारी क्या होगी, बात होगी। उससे पहले अपन जानते हैं कि जो आपकी स्वतंत्रता है, स्वतंत्रता जो है, स्वतंत्रता एक दार्शनिक व भावनात्मक अवधारणा है। ये बात आपको ध्यान रखनी है यहाँ पे, कैसी अवधारणा है, दार्शनिक और भावनात्मक अवधारणा, यानी मनुष्य की या व्यक्ति की क्या जुड़ी है, यहाँ पे भावनाएं जुड़ी होती है, उसका दर्शन जुड़ा होता है, किससे, स्वतंत्रता के कॉन्सेप्ट से। अब यहाँ पे अपन बात करें स्वतंत्रता किसके लिए जरूरी है, स्वतंत्रता व्यक्ति के गुणवत्ता पूर्वक जीवन के लिए जरूरी है, गुणवत्ता पूर्ण जीवन के लिए आवश्यक है, यानी गुणवत्तापूर्ण जीवन के लिए आवश्यक है। आपको एक चीज समझनी होगी, यहाँ पे थोड़ा क्या हमें लिखना थोड़ा ज्यादा पड़ेगा, क्योंकि ये पॉलिटिकल थियोरी है, यानी कॉन्सेप्ट्स हैं। कॉन्सेप्ट ऐसे नहीं हो सकते कि हम शॉर्ट नोट्स बनाएं, इसमें थोड़ा सा लिखना ज्यादा पड़ेगा, वो मेंटेन कीजिए, फिर भी आपको अच्छे से ये सारी चीजें क्या हो जाएगी, समझ में आ जाएगी। देखिए यहाँ पे इस चीज को, पहले दोनों चीजों को थोड़ा सा यहाँ पे करके क्या करता है, समझते हैं। पहली चीज क्या लिखी हुई यहाँ पे, स्वतंत्रता, यानी लिबर्टी कहते हैं, किसके अंदर, अंग्रेजी के अंदर इसको लिबर्टी कहते हैं। एक दार्शनिक क्या है, आपकी सोच है, यानी इसके लिए अगर आपको स्वतंत्रता को समझना है तो ऐसा नहीं ऊपर ऊपर से समझ लिया कि कोई व्यक्ति को स्वतंत्रता दे दो, वो स्वतंत्र है, उसको पूरी तरह स्वतंत्र कर दो। नहीं, अगर आप किसी व्यक्ति को, किसी देश को पूरी तरह स्वतंत्र कर रहे हो, इसका मतलब और लोगों की क्या हो सकती है, स्वतंत्रता का हनन हो सकता है। इसके पीछे आपको वो जो आपका क्या है, फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट होता है, उसको भी समझना होता है। साथ ही साथ ये क्या है, भावनात्मक है। भावनात्मक मतलब क्या हुआ, लोगों की क्या जुड़ी होती है, भावना जुड़ी होती है। अगर कोई भी व्यक्ति स्वतंत्र है
तो उसकी भावनाओं का क्या होगी, सकारात्मक भावनाएं होगी, उसके जीवन कैसा होगा, गुणवत्तापूर्वक जीवन होगा। लेकिन अगर क्या है, व्यक्ति के पास में स्वतंत्रता नहीं है तो उसकी भावनाएं कैसी होगी, नकारात्मक होगी, वो राज्य को नुकसान पहुंचाएगा, अन्य लोगों की जो आपकी स्वतंत्रता है उसको भी नुकसान पहुंचाएगा। तो एक तो चीज भावनात्मक स्वतंत्रता है, दूसरी स्वतंत्रता व्यक्ति के लिए आवश्यक क्यों है, आवश्यक इसलिए है क्योंकि उससे क्या जिया जा सकता है, गुणवत्तापूर्ण जीवन जिया जा सकता है। मनुष्य के व्यक्तित्व का विकास कभी होगा, जब हमारे पास, व्यक्ति के पास में क्या होगी, स्वतंत्रता होगी, जब उस व्यक्ति को कोई भी कार्य करने की फ्रीडम होगी। देखिए, स्वतंत्रता के लिए दो पहलुओं का होना आवश्यक है। वो दो पहलू क्या है, पहली शर्त क्या है, पहली शर्त देखिए, स्वतंत्रता के लिए, स्वतंत्रता के लिए बाह्य दबाव, यानी बाहर से जो दबाव लगता है, प्रेशर है, बाह्य दबाव का अभाव, ये तो पहली शर्त है। अगर आप स्वतंत्र किसे कहेंगे, जब किसी भी व्यक्ति के ऊपर या किसी भी के ऊपर क्या नहीं हो, बाह्य दबाव नहीं हो। ये बाह्य दबाव किस रूप में हो सकता है, ये बाह्य दबाव किसी राज्य द्वारा लगाया जा सकता है, ये किसी संस्था द्वारा लगाया जा सकता है, किसी समूह द्वारा, समाज द्वारा, या फिर किसी व्यक्ति द्वारा, इंडिविजुअल द्वारा भी दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन करने के लिए बाह्य दबाव आ सकता है। जब बाह्य दबाव है वहां पे, यानी बाहर से प्रेशर है, तो इसका मतलब वहां लिबर्टी नहीं है। लिबर्टी के लिए क्या होना जरूरी है, बाह्य दबाव का अभाव होना जरूरी है। पहली शर्त तो यह है। दूसरा, स्वतंत्रता व्यक्तित्व व प्रतिभा विकास में सहायक है, विकास में सहायक है। ये दो चीजें आपको यहां थोड़ी सी क्या है, समझनी जरूरी है। किससे रिलेटेड, स्वतंत्रता से संबंध में। कैसे, स्वतंत्रता किसके विकास में, स्वतंत्रता व्यक्तित्व, दूसरा प्रतिभा। कोई भी व्यक्ति है, उसका व्यक्तित्व क्या है, जब वो, अगर उसे स्वतंत्रता प्राप्त है तो उसके व्यक्तित्व का विकास अच्छे से होगा। अगर उसमें प्रतिभा है लेकिन वो स्वतंत्र नहीं है, क्या उसकी प्रतिभा का विकास होगा, क्या उसकी प्रतिभा दुनिया के सामने आ पाएगी, नहीं आ पाएगी। तो स्वतंत्रता के लिए कितनी चीजों का होना जरूरी है, मुख्य रूप से इन दो चीजों का। एक तो किसी भी प्रकार का बाहरी दबाव नहीं हो, दूसरा उस व्यक्ति को क्या मिलना चाहिए, यानी प्रतिभा विकास होना चाहिए उसके व्यक्तित्व, यानी समाज और राज्य को ऐसी परिस्थितियां प्रदान करनी चाहिए। खासकर आज के समय में देखें तो लोकतंत्र पाया जाता है, और लोकतंत्र में कौन सा, लोक कल्याणकारी राज्य पाया जाता है। और लोक कल्याणकारी राज्य की क्या बनती है, जिम्मेदारी बनती है कि वो प्रत्येक व्यक्ति को ऐसी स्वतंत्रता प्रदान करे, ऐसी लिबर्टी प्रदान करे, जिससे उसके व्यक्तित्व का विकास हो, पर्सनैलिटी का विकास हो सके, और साथ ही साथ उसका टैलेंट दुनिया के सामने आ सके। तभी ही सही अर्थों में क्या मानी जाएगी, स्वतंत्रता मानी जाएगी, नहीं तो नहीं मानी जाएगी। आई होप आपको ये दोनों चीजें आपको क्या रखनी है, यहाँ पे याद रखनी है। चलिए, ये जो मैं जो कर रहा कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूं, या आपके 11th और 12th क्लास में जो आपके पॉलिटिकल जो थ्योरीज हैं वो क्लियर हो जाएगी आपके। इसके अलावा किसी भी एग्जाम से, फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम हो या नेट के एग्जाम से रिलेटेड क्या पूछे जाते हैं, सवाल पूछे जाते हैं, ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। चलिए, अब इसके आगे बात कर लेते हैं परिभाषा के बारे में, यानी कि आप स्वतंत्रता की परिभाषा, वैसे बहुत सारी परिभाषा आगे आएगी जो अलग अलग विद्वानों द्वारा की गई है, हम यहाँ पे एक नॉर्मल सी परिभाषा के बारे में बात कर लेते हैं। चलिए, अब बात करते हैं इसकी परिभाषा लेते हैं। वैसे परिभाषाएं अलग अलग है, अपन एक परिभाषा लेते हैं। जैसे क्या है, विवेकशील कर्ता को, किसको, विवेकशील कर्ता। विवेकशील कर्ता मतलब क्या है, किसकी बात हो रही है, किसी व्यक्ति की बात हो रही है। विवेकशील कर्ता को जो कुछ भी उचित प्रतीत हो, जो कुछ भी उचित प्रतीत हो, वह उसे करने में क्या हो, संगत हो। यानी कार्य की बात हो रही है, उसे करने में क्या हो, संगत हो, तथा उसके कार्यकलाप को, उसका कार्यकलाप बाह्य दबाव से मुक्त हो। यानी क्या नहीं होना चाहिए, कोई भी बाहरी दबाव नहीं होना चाहिए। ये चीज आपको यहाँ पे समझनी। सबसे पहली चीज क्या है, यहाँ पे सबसे पहली चीज है विवेकशील कर्ता। स्वतंत्रता
में किसको, आदमी का क्या होना जरूरी है, विवेकशील होना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, क्या पशुओं के लिए स्वतंत्रता हो सकती है? यस, दैट कैन बी, लेकिन उनमें भी विवेक होता है। तो विवेकशील कर्ता को जो कुछ भी क्या हो उचित लगे और वो करने में समृद्ध भी होना चाहिए, तभी उसे स्वतंत्रता। और कार्यकलाप क्या नहीं होना चाहिए, बाहर से नियंत्रित नहीं होना चाहिए, बाहर से किसी प्रकार का दबाव नहीं। पहले एक चीज आपको ध्यान रखनी है, बाह्य दबाव की कमी ही क्या कहलाती है, स्वतंत्रता। यानी आप कोई भी कार्य नेचुरली करते हो, प्राकृतिक रूप से करते हो, दैट इज स्वतंत्रता। लेकिन आगे अलग अलग क्या आएंगे, यहाँ पर कॉन्सेप्ट आएंगे। अब अपन बात करते हैं स्वतंत्रता की परंपराओं के बारे में। एक मिलर करके बहुत बड़े क्या हुए थे, राजनीतिक जो आपके पॉलिटिकल थिंकर हुए थे, उन्होंने क्या बताई है, स्वतंत्रता की परंपराएं बताई है। कितने प्रकार की परंपराएं बताई, 3 तरह की परंपराएं बताई। उनकी अब अपन क्या करते हैं यहाँ पर बात। चलिए, अब बात तो हो गई किसकी, स्वतंत्रता की डेफिनेशन हो गई और क्या होती है वो बात समझते हैं। अब समझते हैं कि यहाँ पे स्वतंत्रता से संबंधित क्या है, कुछ स्वतंत्रता की परंपराएं। एक विद्वान आए, उन्होंने क्या दी है, स्वतंत्रता की परंपराएं दी है और उनका नाम आपको याद रखना है, उनका नाम है मिलर। यानी स्वतंत्रता की परंपराएं किसने दी है, मिलर। और मिलर ने एक किताब लिखा था, उस किताब का नाम आपको ध्यान रखना है, उसका बुक का नाम याद रखना है। मिलर की बुक का नाम क्या था, सोशल जस्टिस, यानी सामाजिक न्याय। ये उनकी किताब थी। आपको एग्जाम में किससे संबंधित सवाल पूछा जाएगा, बुक का नाम लिखा आएगा और सामने राइटर का नाम लिखा आएगा, उसे मैच करना होता है। सो मिलर का नाम याद रखना है और उनकी बुक का नाम याद रखना है, सोशल जस्टिस। उन्होंने क्या दिया इसमें, स्वतंत्रता की परंपराएं बताई। कितने प्रकार की परंपराएं बताई इन्होंने, मिलर ने? तो मिलर ने क्या बताई, 3 तरह की। सवाल क्या करेंगे, स्वतंत्रता की परंपराएं देने वाले विद्वान कौन थे, मिलर, रूसो, मैकियावेली या फिर अन्ना अरेंट? आपको ऐसा सवाल पूछ रहे हैं, यू हैव टू आंसर मिलर। मिलर ने क्या दी थी आपको, स्वतंत्रता की परंपराएं। कितने तरह की परंपराएं दी उन्होंने, 3 तरह। उसको हम क्या कहते हैं, उनकी परंपरा कही जाती है गणराज्यी स्वतंत्रता। उन्होंने कहा गणराज्यी स्वतंत्रता, पहली परिकल्पना उन्होंने, पहली परंपरा उन्होंने ये दी। अब इस परंपरा का कुछ विद्वान आते हैं जो क्या करते हैं, इसका समर्थन करते हैं। मिलर की इस गणराज्यी स्वतंत्रता का क्या करते हैं, समर्थन करते हैं। कौन कौन समर्थन करते हैं, एक तो आपके रूसो इसका समर्थन करते हैं, एक अन्ना अरेंट जो है वो इसका क्या करते हैं, ये विद्वानों के नाम है, याद रखने आपको। अन्ना अरेंट इसका समर्थन करते हैं और इसके अलावा मैकियावेली क्या करता है, इसका समर्थन करता है। मैकियावेली इसका क्या करता है, आपका समर्थन करता है। तो ये 3 लोग इसका क्या करते हैं, समर्थन। अगली देखिए आप, जो स्वतंत्रता उन्होंने बताई, उन्होंने कहा उदारवादी स्वतंत्रता। उदारवादी स्वतंत्रता, ये यहां पर किसने दी, उदारवादी स्वतंत्रता, उदारवादी स्वतंत्रता। ये जो स्वतंत्रता आपकी उदारवादी स्वतंत्रता है, इसका समर्थन मिल करते हैं। यानी मिल जो क्या है, वो इसका क्या करते हैं, समर्थन करते हैं। और तीसरी जो स्वतंत्रता है वो आपकी आदर्शात्मक स्वतंत्रता है। कौन सी स्वतंत्रता है, आदर्शात्मक स्वतंत्रता है। और इस स्वतंत्रता का समर्थन कौन करते हैं, इस समर्थन किया है हीगल द्वारा। तो हीगल द्वारा क्या किया गया, समर्थन। ये 3 प्रकार के परंपराएं दी है। किसने दी है 3 तरह की परंपराएं, तो ये आपको ध्यान रखनी, ये परंपराएं आपके दी है मिलर ने। और ये सवाल पूछा जा सकता है कि स्वतंत्रता की परंपरा किसने दी, मिलर ने। कितने प्रकार की दी, गणराज्य, उदारवादी और आदर्शात्मक। यानी गणराज्य स्वतंत्रता का समर्थन कौन करते हैं, मिलर की गणराज्य स्वतंत्रता का जो समर्थन करते हैं वो रूसो है, अन्ना अरेंट है और मैकियावेली है। उदारवादी स्वतंत्रता का मिल समर्थन करते हैं इसका, आदर्शात्मक स्वतंत्रता का तो हीगल द्वारा क्या किया जाता है, समर्थन। ये लोग कौन है, ये यहाँ पर क्या है, विद्वान है जो पॉलिटिकल साइंस में होते हैं। इनके द्वारा इन व्यवस्थाओं का क्या किया जाता है, इन परंपराओं का क्या किया जाता है, समर्थन किया जाता है। इसके बाद एक और व्यक्ति, उनका नाम है आपके हेनरी बेंजामिन। क्या नाम है, हेनरी बेंजामिन। ये व्यक्ति है। और यहां पर ये बात करते हैं स्वतंत्रता की, ये कितने मानते हैं, 2 परंपराएं मानते हैं। कैसी, एक कौन सी, प्राचीन स्वतंत्रता। इन्होंने क्या कहा, एक प्राचीन स्वतंत्रता को माना। दूसरी उन्होंने कौन सी स्वतंत्रता मानी है, वो है आधुनिक स्वतंत्रता। आधुनिक स्वतंत्रता, ये 2 स्वतंत्रताएं किसने दी, हेनरी बेंजामिन द्वारा दी गई। कौन सी, प्राचीन स्वतंत्रता और दूसरी क्या है, आधुनिक स्वतंत्रता। प्राचीन स्वतंत्रता का मतलब क्या होता है, राज्य के कार्यों में क्या लेते हैं लोग, भाग लेते हैं, राज्य के कार्यों में शामिल होना।
ये तो किस में आएगा, प्राचीन स्वतंत्रता के बारे में इन्होंने शामिल होना ये माना है किसने, हेनरी बेंजामिन में। आधुनिक स्वतंत्रता में उन्होंने क्या कहा कि जो हमारे अधिकार है उनका क्या होना चाहिए, पोषण होना चाहिए, अधिकारों का पोषण, यानी राज्य या फिर जो भी है उनके द्वारा क्या किया जाए, जो व्यक्ति है उसकी स्वतंत्रता के पोषण के लिए क्या जरूरी है, उसके जो अधिकार प्राप्त है उन अधिकारों को पोषण किया जाए, संरक्षित किया जाए, तभी क्या हो सकता है, उसकी स्वतंत्रता कायम रह सकती है। किसके विचार थे, हेनरी बेंजामिन के। तो आपको यहाँ पे प्रक्रियाएं समझ में आ गई, परंपराएं समझ में आ गई, दो तरह की, मिलर द्वारा 3 तरह की परंपराएं दी गई, हेनरी बेंजामिन कितने मानता है, 2। अब यहाँ पे क्या किसकी बात करते हैं, स्वतंत्रता के आगे 2 और प्रकार आएंगे। वो प्रकार कौन सा है, एक प्रकार है जिसको आपको ध्यान रखना है, नकारात्मक स्वतंत्रता, और दूसरा जो इसका प्रकार होगा वो होगा सकारात्मक स्वतंत्रता। ये 2 स्वतंत्रता हो जाएगी, नकारात्मक स्वतंत्रता और सकारात्मक स्वतंत्रता। अब इसके अलग अलग क्या है, आपके समर्थक है, यानी कुछ लोग हैं जो नकारात्मक स्वतंत्रता को समर्थन देते हैं, कुछ लोग हैं जो किसको समर्थन देते हैं, सकारात्मक। पहले समझिए नकारात्मक स्वतंत्रता का मतलब क्या हुआ, ऐसी स्वतंत्रता जिसमें राज्य का हस्तक्षेप शून्य हो या बहुत कम हो, उसे नकारात्मक स्वतंत्रता कहते हैं। यानी इस नकारात्मक स्वतंत्रता में बाह्य दबाव का न होना माना जाता है, यानी अभाव हो, बिल्कुल ही क्या नहीं हो, बाह्य दबाव नहीं हो, राज्य का भी हस्तक्षेप नहीं हो, किसी संस्था का हस्तक्षेप नहीं हो, व्यक्ति पूर्ण तरह का हो, स्वतंत्र हो, जो करना चाहे वो कर सके, उसको हम नकारात्मक स्वतंत्रता कहते हैं। देखिए नाम नकारात्मक स्वतंत्रता है, लेकिन इसमें व्यक्ति क्या होता है, स्वतंत्र होता है, उसके ऊपर किसी भी प्रकार का बाह्य दबाव नहीं होता है। यहाँ तक कि राज्य का भी, जो नकारात्मक स्वतंत्रता के जो विद्वान समर्थन करते हैं उनके अनुसार राज्य का भी क्या होना चाहिए, बहुत कम हस्तक्षेप होना चाहिए, सीमित हस्तक्षेप होना चाहिए, और कुछ तो कहते हैं होना ही नहीं चाहिए। इसके अलावा सकारात्मक उदाहरण स्वतंत्रता का मतलब क्या हुआ, राज्य का क्या हो सकता है, वहां पर हस्तक्षेप हो सकता है, किसमें, लिमिट में, यानी सीमित मात्रा में, या कुछ हद तक क्या हो सकता है, राज्य का क्या हो सकता है, वहां पे स्वतंत्रता पर, व्यक्ति की स्वतंत्रता पर हस्तक्षेप हो सकता है, उसी को हम क्या कहते हैं, सकारात्मक स्वतंत्रता। इनकी परिभाषा यहाँ पर बाद में लिखेंगे, पहले अपन समझते हैं कौन कौन से विद्वान हैं जो नकारात्मक स्वतंत्रता को मानते हैं और कौन से विद्वान हैं जो किसको मानते हैं, आपके यहाँ पर नकारात्मक स्वतंत्रता। एक तो एक व्यक्ति का नाम याद रखना आपको, जॉन लॉक। जॉन लॉक किसका समर्थन करते हैं, नकारात्मक स्वतंत्रता का। बेंथम भी किसका समर्थन करते हैं, इसका। एडम स्मिथ भी किसका करते हैं, इसका। इसके अलावा नॉजिक, ये जो लोग हैं, हॉब्स है, स्पेंसर है, सिज्विक है, ये राइटर्स के नाम है या विद्वानों के नाम है, वह आप कह सकते हो। इसके अलावा कौन है आपके, मॉन्टेस्क्यू, यानी मॉन्टेस्क्यू जो है वो भी किसका समर्थन करते हैं, मॉन्टेस्क्यू भी आपका इस नकारात्मक स्वतंत्रता का क्या करते हैं, समर्थन करते हैं। अब सकारात्मक स्वतंत्रता कौन कौन करते हैं, एक तो करते हैं रूसो, कांट, हीगल, ग्रीन व लॉस्की। ये जो लोग हैं ये किसका समर्थन करते हैं, आपकी सकारात्मक स्वतंत्रता का समर्थन करते हैं। इन लोगों के आपको क्या याद रखने, नाम याद रखने। कई बार सवाल पूछा जा सकता है, सवाल ऐसे पूछा जाएगा, निम्न में से कौन नकारात्मक स्वतंत्रता का समर्थक नहीं है। इन 5 में से आपको कोई नाम दे देंगे और बाकी वाले 3 नाम उधर से आएंगे, तो आपको इसमें क्या नहीं होना, कंफ्यूज नहीं होना। क्या सीखे अपन, स्वतंत्रता की परंपराएं। किसने दी, मिलर ने। यू हैव टू रिमेंबर द नेम ऑफ द बुक। व्हाट इज द नेम ऑफ द बुक, सोशल जस्टिस, यानी सामाजिक न्याय। आपको अंग्रेजी में जो बुक लिखी वो अंग्रेजी में, जिस उनकी जो नेटिव लैंग्वेज होती थी उसमें लिखते थे, तो आपको उसी में ही इसका नाम याद रखना, सोशल जस्टिस याद रखना है। कितने तरह बताए, गणराज्य, उदारवादी, आदर्शात्मक। गणराज्य स्वतंत्रता के समर्थक कौन है, रूसो, अन्ना हारेंट और मैकियावेली। मिल किसका समर्थक है, इनकी जो उदारवादी स्वतंत्रता है उसका। आदर्शात्मक जो स्वतंत्रता है इनकी, इसका समर्थन आपका कौन सा है, हीगल है। हेनरी बेंजामिन जो थे उन्होंने 2 तरह के, प्राचीन स्वतंत्रता, आधुनिक। इसके अलावा हम 2 तरह के कॉन्सेप्ट और आते हैं यहाँ पे स्वतंत्रता के, नकारात्मक स्वतंत्रता और सकारात्मक स्वतंत्रता। नकारात्मक स्वतंत्रता मतलब राज्य का बाह्य दबाव न्यूनतम हो या हो भी नहीं, और सकारात्मक मतलब राज्य क्या कर सकता है, व्यक्ति की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप कर सकता है। रूसो, कांट, हीगल, ग्रीन और लॉस्की मानते हैं कि राज्य का व्यक्ति की स्वतंत्रता में क्या हो सकता है, हस्तक्षेप हो सकता है, इसका नाम इसको सकारात्मक स्वतंत्रता कहते हैं। लेकिन जॉन लॉक, बेंथम, एडम स्मिथ, नॉजिक,
हॉब्स, स्पेंसर, ये सारे क्या कहते हैं यहाँ पर क्या नहीं हो सकता है कि इनका राज्य का क्या नहीं होना चाहिए, हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। इसी को हम नकारात्मक स्वतंत्रता कहते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं और नकारात्मक स्वतंत्रता पे अलग अलग विद्वान जितने भी ये नाम लिखा है मैंने, इनके क्या क्या विचार हैं उसके बारे में बात करते हैं। क्या बताया आपको, नकारात्मक स्वतंत्रता। और नकारात्मक स्वतंत्रता के संदर्भ में अलग अलग लोगों की क्या और अलग अलग विद्वानों के क्या क्या मत है उसकी बात करते हैं। नकारात्मक स्वतंत्रता मैंने पहले ही बता दिया, यानी बाह्य हस्तक्षेप की बिल्कुल ही कमी, व्यक्ति को जो इच्छा है वो करने में क्या किया जाए समर्थ हो, उसी को हम क्या कहते हैं, नकारात्मक स्वतंत्रता कहते हैं। यानी व्यक्ति की इच्छा प्राप्ति में, व्यक्ति की इच्छा प्राप्ति में कोई अवरोध ना होना, यानी जितने बाहरी जितने भी दबाव है, चाहे वो समाज का दबाव हो, चाहे वो दूसरे व्यक्ति का दबाव हो, चाहे वो राज्य का दबाव हो या किसी संस्था का दबाव, उसको के उन अवरोधों को क्या किया जाए, न्यूनतम किया जाए या हो भी नहीं, उसी को हम क्या कहते हैं, नकारात्मक स्वतंत्रता कहते हैं। इसके मैंने समर्थक आपको मैंने बता दिए, बेंथम है, जॉन लॉक है, ये लोग जो है इसका क्या करते हैं, एडम स्मिथ है, स्पेंसर है, सिस्विक है, ये लोग क्या कहते हैं कि इसमें व्यक्ति की इच्छा प्राप्ति में कोई अवरोध नहीं होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए, स्वतंत्र होना चाहिए। इसके अलावा क्या है यहाँ पे, व्यक्ति साध्य है, व्यक्ति यहां पर क्या है, व्यक्ति को क्या माना जाता है, स्वयं सिद्ध या फिर क्या माना जाता है, साध्य माना जाता है। इस नकारात्मक जो अवधारणा को मानते हैं वो क्या कहते हैं कि व्यक्ति खुद साध्य है, यानी व्यक्ति के जो स्वतंत्रता जो दी जाएगी उसमें स्वतंत्रता किसको मिलनी चाहिए, व्यक्ति को ही मिलनी चाहिए। राज्य जो होगा, राज्य यहाँ पे राज्य का हस्तक्षेप को वो क्या मानते हैं, बहुत कम मानते हैं, न्यूनतम हस्तक्षेप, और राज्य के हस्तक्षेप को कई बार स्वीकार भी नहीं करते हैं। यहाँ पे व्यक्ति को साधन न मान करके क्या माना जाता है, साध्य माना जाता है। नॉर्मली क्या होता है, राज्य को साध्य माना जाता है, लेकिन इस नकारात्मक स्वतंत्रता में किसको साध्य माना जाता है, आपके इसमें आपके व्यक्ति को स्वयं से और क्या माना जाता है, साध्य माना जाता है। अलग अलग विद्वानों समर्थकों के नाम बताएं, अपन एक नंबर समर्थक लेते हैं जिन्होंने इसके बारे में अपने विचार रखे हैं। सबसे पहले जो विचार रखे हैं वो आपके हैं जॉन लॉक, जॉन लॉक। और जॉन लॉक को क्या कहा जाता है, उदारवाद का जनक कहा जाता है। आगे अपन इस कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे तो क्या कहा जाता है, एक बात यहाँ पे अपन ध्यान में रखिएगा, उदारवाद का जनक कहा जाता है। उदारवाद क्या करता है, यानी जो व्यक्ति की स्वतंत्रता है उसका समर्थन करता है। वो ये नहीं कहते कि किसी समूह को स्वतंत्रता दी जाए, वो क्या मानते हैं कि एक इंडिविजुअल को क्या मिलनी चाहिए, स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, उसके प्रति उदार व्यवहार रखना चाहिए। इस कारण जॉन लॉक को क्या माना जाता है, उदारवाद का जनक माना जाता है। वही पहले व्यक्ति थे जिन्होंने किसके बारे में बात की, उन्होंने जो पहले व्यक्ति जिन्होंने नकारात्मक स्वतंत्रता का समर्थन किया। और इसको क्या इन्होंने नकारात्मक स्वतंत्रता का, आपको यहाँ पे ध्यान रखना, जॉन लॉक के बारे में क्या याद रखोगे, नकारात्मक स्वतंत्रता का जो आरंभिक सत्यापन है, यानी जो शुरुआती बातें जो गई, शुरुआत की थी, जिसकी मांग उठाई थी, वो कौन थे, आरंभिक सत्यापन किया किसने, जॉन लॉक ने। यानी जॉन लॉक उदारवाद के जनक, साथ ही साथ क्या किया, आरंभिक यहाँ पे उन्होंने क्या किया, सत्यापन किया। इसके अलावा ये क्या मानते हैं, व्यक्तित्व, व्यक्तित्व का मतलब क्या होता है, व्यक्तिगत तौर पे व्यक्तित्व देखिए इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा व्यक्तित्व श्रम यानी कार्य द्वारा अर्जित जो संपत्ति है, व्यक्तित्व श्रम द्वारा जो अर्जित संपत्ति है, संपत्ति स्वतंत्रता के लिए, स्वतंत्रता के लिए मानक है। यानी स्वतंत्रता के लिए मानक है मतलब क्या हुआ, अगर व्यक्ति के पास में व्यक्तित्व श्रम से जो कोई भी संपत्ति अर्जित की है वही उसकी स्वतंत्रता को क्या करती है, मजबूत करती है। अगर उसके पास व्यक्तित्व श्रम से प्राप्त संपत्ति नहीं है तो उसे दूसरे व्यक्ति पर निर्भर रहना पड़ेगा, और जब हम किसी दूसरे व्यक्ति पर निर्भर रहते हैं तो हमारी स्वतंत्रता क्या होती है, उससे प्रभावित हो सकती है। तो जॉन लॉक के अनुसार एक तो क्या है, नकारात्मक स्वतंत्रता आरंभिक सतह पर उन्होंने किया, दूसरा व्यक्तित्व श्रम को बहुत ज्यादा क्या देते हैं, यहाँ पर महत्व देते हैं, और राज्य के न्यूनतम हस्तक्षेप की का समर्थन करते हैं। यानी ये क्या मानते हैं कि किसी मनुष्य की जो स्वतंत्रता है
व्यक्तित्व जो स्वतंत्रता है व्यक्ति की, उसमें इसका राज्य का न्यूनतम हस्तक्षेप का क्या करते हैं, समर्थन करते हैं। कौन? जॉन लॉक। ये तीन चीजें यहाँ पे आपको किससे संबंधित याद रखनी है? जॉन लॉक से संबंधित। क्या? एक तो उदारवाद के जनक है, जब हम उदारवाद का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे वहां इसके बारे में बात करेंगे। इसके अलावा क्या बात है? नकारात्मक स्वतंत्रता का आरंभिक सत्यापन इन्होंने ही किया था, यानी ये जो नकारात्मक स्वतंत्रता इसमें सबसे पहले किसी की बात आएगी तो वो जॉन लॉक की बात आएगी। इसके अलावा व्यक्तित्व श्रम को ये क्या मानते हैं? ज्यादा, यानी व्यक्तित्व श्रम जो है यानी कार्य है वो होना चाहिए, और राज्य का क्या होना चाहिए? न्यूनतम हस्तक्षेप का क्या करता है? जो हमारे अगले जो क्या है विद्वान है, उनका नाम है मॉन्टेस्क्यू। तो मॉन्टेस्क्यू की बात करें तो मॉन्टेस्क्यू ने क्या विचार रखे उसको जानते हैं। तो मॉन्टेस्क्यू क्या कहते हैं? मॉन्टेस्क्यू के अनुसार कि जो स्वतंत्रता है वो वैधानिक आधार पर ही प्रदान की जा सकती है, यानी वैधानिक प्रक्रिया का होना जरूरी है। देखिए यहाँ पर जॉन लॉक क्या कहते हैं कि राज्य का न्यूनतम हस्तक्षेप। वैधानिक प्रक्रिया होने का मतलब क्या होता है? वैधानिक प्रक्रिया होने का मतलब वहां कोई संस्था होगी, वहां कोई राज्य होगा। इसका इन्होंने क्या कहा है? ये क्या करते हैं? स्वतंत्रता क्या मानते हैं मॉन्टेस्क्यू? स्वतंत्रता, वैधानिक प्रक्रियाओं व संरचनाओं द्वारा संभव है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि यहां पर ये मानते हैं कि यहाँ पे वैधानिकता होनी चाहिए, और वैधानिकता होगी तो क्या होगा? देखो नकारात्मक स्वतंत्रता क्या थोड़ा सा इनका क्या है? झुकाव किस ओर है? सकारात्मक। यानी ये वैधानिकता मानते हैं और इनके अनुसार कि वैधानिक प्रक्रिया और अगर संरचना होगी तभी क्या रह सकती है? स्वतंत्रता एग्जिस्ट कर सकती है। इसके अलावा ये क्या मानते हैं? एग्जिस्ट कर सकती है। तो ये क्या मानते हैं? ये मानते हैं कि लिखित संविधान किसको मानते हैं? लिखित संविधान को शक्ति पृथक्करण, इसके अलावा नियंत्रण व संतुलन की अवधारणा व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए आवश्यक है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए आवश्यक है। ये बात आपको यहां समझ लें। किसने कही है? मॉन्टेस्क्यू क्या कहते हैं? एक तो क्या होना चाहिए? रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, लिखित क्या होना चाहिए? संविधान। इसकी वजह से क्या हुआ? इनका मॉन्टेस्क्यू जो है अमेरिकी जो संविधान का निर्माण हुआ, अमेरिकी संविधान पर किसका असर पड़ा? मॉन्टेस्क्यू के, अमेरिकी संविधान पर मॉन्टेस्क्यू के विचारों का प्रभाव पड़ा। उसका रीजन क्या है? विचारों का प्रभाव क्यों पड़ा? क्योंकि उन्होंने कहा कि अगर आप स्वतंत्रता लेना चाहते हो तो उसके लिए क्या जरूरी है? एक तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, यानी लिखित संविधान होगा तो वहां स्वतंत्रता क्या कर सकते हैं? अच्छे से प्रदान की जा सकती है। इसके अलावा शक्तियों का क्या होना जरूरी है? पृथक्करण। शक्ति पृथक्करण मतलब यानी राज्य और व्यक्ति के बीच में क्या क्या चीजें हैं, किस तरह का उनका क्या होगा? रिलेशंस होगा, उनकी शक्तियों का क्या होना चाहिए? पृथक्करण होना चाहिए, तभी भी वहां क्या रह सकती है? स्वतंत्रता प्रदान की जा सकती है, ये मानते हैं। इसका अलावा नियंत्रण और संतुलन को भी क्या करते हैं? यहाँ पे स्वीकार करते हैं। और अमेरिकी जब संविधान लिखा गया तो मॉन्टेस्क्यू के जो विचार थे उनको भी क्या किया गया था? उनका प्रभाव रहा था। तो नकारात्मक संबद्धता में हमने दो लोगों की बात की, जिसके बारे में जॉन लॉक के बारे में, और दूसरे कौन है? मॉन्टेस्क्यू। अब बात करते हैं किसके बारे में? एडम स्मिथ के बारे में। अगले जो व्यक्ति हैं, जो विद्वान हैं, उनकी बात करते हैं, उनके नकारात्मक स्वतंत्रता पर क्या विचार है? एडम स्मिथ। एडम स्मिथ क्या कहते हैं? एडम स्मिथ ने क्या किया? यहाँ पे जो आपकी स्वतंत्रता है इसको किससे? समृद्धि से रिलेट कर दिया। स्वतंत्रता को समृद्धि से संबंध स्थापित किया। किसका? स्वतंत्रता का। किससे? स्वतंत्रता का समृद्धि से संबंध स्थापित किया। मतलब क्या है? इन्होंने माना कि कोई व्यक्ति अगर समृद्ध है
तो वो क्या हो सकता है, स्वतंत्र हो सकता है, उसकी स्वतंत्रता ज्यादा अच्छे तरीके से क्या की जा सकती है, विकसित की जा सकती है। किसने कहा, एडम स्मिथ ने कहा। एडम स्मिथ का यहाँ एक कोटेशन है जो कई बार क्या पूछ लिया जाता है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने कहा था स्वतंत्रता व समृद्धि मानवता के लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद है, सबसे बड़ा आशीर्वाद है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। उन्होंने क्या कहा, कौन सबसे बड़ा आशीर्वाद है, स्वतंत्रता और समृद्धि मानवता के लिए क्या है, सर्वोत्तम आपका क्या है, आशीर्वाद है। ये इन्होंने दो चीज बताई। उनका क्या मानना था, उनका ये मानना था कि अगर व्यक्ति समृद्ध है, जहां कहीं समृद्धि है वहां पे स्वतंत्रता क्या कर सकती है, एग्जिस्ट कर सकती है। ये बात किसने कही, एडम स्मिथ ने। ये कोटेशन कई बार पूछा गया एग्जाम में, किसने ऐसा कहा था कि स्वतंत्रता को समृद्धि से किसने संबंध स्थापित किया, एडम स्मिथ ने। और इनका कोटेशन पूछा है स्वतंत्रता और समृद्धि मानवता के लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद है। ये किसका कोटेशन है, तो एडम स्मिथ का है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। यहां पर इन्होंने क्या किया है, यहां पर मुक्त बाजार का क्या किया, यहां पर समर्थन किया। यानी ये क्या चाहते हैं, सरकारी जो आपका राज्य का जो क्या होता है, हस्तक्षेप होता है, उसको न्यूनतम मानने की क्या है, समर्थन किया। इन्होंने, एडम स्मिथ ने न्यूनतम होने की क्या की, इन्होंने बात की है। अगले जो व्यक्ति हैं हमारे, वो आपके हैं बेंथम। बेंथम क्या करते हैं, बेंथम उपयोगितावादी सिद्धांत के आधार पर, जिसका समर्थन करते हैं, आधार पर स्वतंत्रता की क्या करते हैं, व्याख्या करते हैं। स्वतंत्रता की व्याख्या की किसने, आपके बेंथम ने। क्या है उपयोगितावाद, उपयोगितावाद के अनुसार, उपयोगितावादी सिद्धांत के अनुसार क्या होता है, अधिक से अधिक व्यक्ति यानी अधिकतम व्यक्तियों का क्या होना चाहिए, भला होना चाहिए। अधिकतम व्यक्ति कैसे सुख प्राप्त कर सकते हैं, वही इनकी स्वतंत्रता का आधार है। किसकी, बेंथम की आपकी स्वतंत्रता का आधार बनता है। यानी इन्होंने किसको आधार बनाया, सुख को, स्वतंत्रता को सुख प्राप्ति का साधन माना। इनके अनुसार अगर किसी व्यक्ति को क्या होती है, ज्यादा सुख मिल रहा है, इसका मतलब वो सुखी है, तो इसका मतलब उसे क्या प्राप्त है, स्वतंत्रता प्राप्त है। ये किसकी मांग थी, ये किसकी बात थी, ये किसकी व्याख्या थी, आपके बेंथम के अनुसार ऐसा माना गया। ये बात आपको यहाँ पे दैनिक स्वतंत्र। और इसके अलावा बेंथम क्या कहते हैं, बेंथम कहते हैं कि जो राज्य है, राज्य द्वारा स्थापित विधि का समर्थन किया। उन्होंने कहा राज्य की विधि का क्या होना चाहिए, समर्थन। लेकिन ये भी क्या थे, इन्होंने पूर्णतः समर्थन किया नहीं किया, लेकिन परंतु क्या हुआ, इन्होंने विधि और स्वतंत्रता को परस्पर विरोधी माना। विधि व स्वतंत्रता को क्या माना, परस्पर विरोधी माना। यानी ये मानते थे कि जहां पर विधि होगी, जहां कानून होगा, नियम होंगे, वहां क्या होगी, आपकी स्वतंत्रता का क्या हो सकता है, हनन हो सकता है। ये बात किसने की, बेंथम ने। तो आज हमारी क्लास में किसको डिस्कशन किया अपन ने, यहाँ पर अपन ने की नकारात्मक और सकारात्मक स्वतंत्रता। लेकिन नकारात्मक स्वतंत्रता में हमने एडम स्मिथ, जॉन लॉक, मोंटेस्क्यू और बेंथम की बात करी। तो अब आप पीछे अपन अगली क्लास में किसके बारे में बात करेंगे, और जो राइटर्स हैं या जो विद्वान हैं उनके क्या मत है उसके बारे में। थैंक यू।